हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप लोगों की साइकोलॉजी की क्लास जो है वो नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न। तो अब आप लोगों की क्लास जो है आप लोगों को कंटिन्यू जो है वो देखने को मिलेगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज़्यादा अमाउंट में हम नहीं जाएंगे कि इतने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आप ये लेके चलो कि यहीं से क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज हमारी जो है वो इंटेलिजेंस की फर्स्ट क्लास आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, मानव बुद्धि क्या है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो और ये यहाँ पर इंटेलिजेंस के मीनिंग के रिगार्डिंग की क्वेश्चन बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग सबसे उपयुक्त जो है यहाँ पर आंसर बनेगा या करेक्ट ऑप्शन होगी, कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी है। आप स्कूल में क्या अच्छा कर पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, उसकी एबिलिटी है। दूसरा है कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट, कि इंटेलिजेंस के बहुत सारे आयाम हैं, मल्टी डायमेंशंस है और कई पहलू इसमें निहित हैं। इंटेलिजेंस कैन बी रिलायबली डिटरमाइंड ओनली बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट, कि बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है सिर्फ। या फिर इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, फॉर एग्जांपल स्पीड प्रोसेसिंग, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा, कि जो इंटेलिजेंस है, जो हमारे स्नायु तंत्र प्रणाली होती है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है, उसका ही यहाँ पर जो है वो मूलभूत रूप है। जैसे कि हमारा स्पीड प्रोसेसिंग, कि कैसे आप स्पीड को प्रोसेस कर पा रहे हो, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पे बोला है कि इंटेलिजेंस क्या है हमारे पास, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। तो देखो, जो इंटेलिजेंस है, हम कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। लोग जो है अपनी इंटेलिजेंस के तौर पे भिन्न होते हैं। पीपल डिफर इन देयर इंटेलिजेंस। कोई पर्सन है, किसी में थोड़ी कम इंटेलिजेंस होगी, कोई थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई गिफ्टेड होता है। हम ऐसे बात करते हैं ना, तो ये इंटेलिजेंस का पॉइंट आता है। तो यहाँ बोला है कि क्या होगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, कि जो इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। बहुत सारे आयाम हमारे पास जो है वो इंटेलिजेंस के होते हैं। सेवरल एस्पेक्ट जो है इसके आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा, कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा। कोई इंटेलिजेंट होगा जिसको म्यूज़िक की नॉलेज होगी, कोई ऐसा होगा जिसको जो है वो बोलने की होगी, कोई ऐसा होगा कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करता होगा, कोई ऐसा होगा जो दूसरों के थॉट्स को अच्छे से समझता होगा, कोई ऐसा होगा जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता होगा। यानी कि अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस जो है वो देखने को मिलती है, अलग अलग एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये हुआ हमारा यहाँ पे इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग जो हमारा एक पॉइंट है कि मल्टी डायमेंशनल होती है। यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि जो बुद्धि होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है और इसके सेवरल अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग तौर की इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन, अब जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस में इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है? The capacity of an individual to produce novel and original answer to problem, कि एक आप नवीन जो भी आप कर रहे हो ना, आप उसमें मौलिक उत्तर दे रहे हो, आप नवीन उत्तर दे रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो नया आंसर मिल रहा है, तो वो हमारी इंटेलिजेंस है। तो जो नया आंसर देता है ना, उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं, अलग, सबसे अलग करता है। जो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिंगल रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके पास, उसका सिर्फ एक सिंगल रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट अलाउ एन इंडिविजुअल टू लर्न, यानी कि अलग अलग योग्यताएं हैं बच्चे के अंदर जो सीखने में मदद करती है। तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। तो इंटेलिजेंस होती है जिसमें हम बेहद कहते हैं कि बच्चे में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंस है वो ज्ञान को अर्जित करने
उपयोग करने की क्षमता, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी है, न्यू सिचुएशंस में आप लोगों को खुद को ढालना है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। अगर इंग्लिश वाला कोई स्टूडेंट है तो मैं उसके लिए भी जो है इस चीज़ को बता दूं कि हम कहते हैं कि पीपल डिफर इन देयर इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस के तौर पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंटेलिजेंस इज ऑफन डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज नॉलेज, solve problems and reason in the abstract and adapt to new situation in the environment। ठीक है, मोस्ट एक्सपर्ट्स ऑल्सो एग्री दैट डिपेंड्स ऑन कल्चर। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कल्चर पर भी डिफर करती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी समस्या का समाधान करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी है, न्यू सिचुएशंस में समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करनी है, तो इंटेलिजेंस हमारी उस पर हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से ये आंसर अब आप लोगों को ईजी हो जाएगा। अभी हमने इस चीज़ के बारे में बात भी की थोड़ी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंडिविजुअल यंग चाइल्ड। जो इंडिविजुअल यंग चाइल्ड होता है, यहाँ पे इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वन हु कैन द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग ऐसे वेरी क्विकली। देखो, कहीं पर भी अगर आपके पास जो है वो क्रैमिंग वाले वर्ड आ जाते हैं, यानी कि रटने वाले वर्ड आ जाते हैं, तो वो हमारा बिल्कुल गलत माना जाता है। क्रैम करने के बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट बच्चा क्रैम नहीं करता है, यही आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी रही बात आपके पास वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, कोई ऐसा जो कि उचित तरीके से संप्रेषण करता है, ये इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है जो बिल्कुल फ्लुएंट और एग्जैक्ट तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, अभी मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा है वो अमूर्त रूप से सोच रहा है। अमूर्त रूप से सोचने का मतलब है कि आपके पास चीज़ सामने नहीं है, आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ दिमाग में उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, सोल्यूशन निकाल रहे हो। नेक्स्ट था वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरनमेंट, नए वातावरण में आप खुद को जो है वो समायोजन कर पा रहे हो, इजीली आप एडजस्ट कर पा रहे हो, उसको हम कहेंगे। तो ये तीन हमारे पास जो है यहाँ पर साइन है इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड के, यहाँ एक नहीं था जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है हमें यहाँ पे, अ चाइल्ड ऑफ 16 years scores 75 in an IQ test, his mental age will be years। अब देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो मेंटल एज वाला कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है हमारे पास? ये बिने ने डेवलप किया है। बिने डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंडिविजुअल लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमें एक व्यक्ति के मानसिक विकास का स्तर होता है ना, उस चीज़ के बारे में बताता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो यहाँ पर बात आती है, जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 1912 में 1912 में आपके पास एक नाम आता है विलियम स्टर्न। ठीक है, तो विलियम स्टर्न ने जो है क्रिएट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इन्होंने जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? आईक्यू का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास जो है वो आईक्यू का फॉर्मूला और आ जाता है। यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास नाम टर्मन आता है सबसे पहले। तो टर्मन ने भी जो है वो आईक्यू के बारे में बताया था, इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज का ही बताया था। मल्टीप्लाई बाय 100 जो है इसमें ऐड किया था, वो किसने किया था? विलियम स्टर्न ने किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि 1912 में विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस या आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 आया, तभी आईक्यू का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बोला है, उस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हमने क्या कहा कि जो आईक्यू है, आईक्यू हमारे पास गिवन है और उसकी रियल एज यानी कि जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो भी गिवन है। ये हमने पढ़ा था आईक्यू का फॉर्मूला। तो आईक्यू कितना है हमारे पास? 75 आईक्यू है। मेंटल एज हमें नहीं दी है, और क्रोनोलॉजिकल एज जो उसकी रियल एज है वो कितनी है? 16 ईयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है। अगर हमारे को सिर्फ मेंटल एज, अगर आईक्यू निकालना होता तो मेंटल एज दी होती, उसको लिखते अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। एक इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमारी आईक्यू दिया हुआ है। तो देखो ये यहाँ पर इक्वल में है ये और ये इधर इधर, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 75 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मेंटल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे रहेगा। तो इन दोनों को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 75 और 16 को आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1200, और मेंटल एज से दूसरी तरफ हमारा कितना है, 100। तो जब इक्वल की तरफ है तो आप इस दोनों को इधर उधर काट सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मेंटल एज या फिर 1200 डिवाइडेड, अब मल्टीप्लाई है 100 इस साइड पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके, इज इक्वल टू एम ए, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जब इक्वल के दोनों तरफ है ना ये, तो आप यहाँ पर इनको काट सकते हो। ठीक है, तो 1200 यहाँ पर 0 से 0 काटी, दूसरी 0 से 0 काटी, आंसर कितना बच गया हमारे पास, 12। तो एम ए कितना निकल कर आ गया हमारे पास यहाँ पर, 12। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मान लो कि यहाँ पर मेंटल एज दी होती और क्रोनोलॉजिकल एज दी होती, अगर जैसे मेंटल एज के बारे में और क्रोनोलॉजिकल, अभी हमें पता चल गया कि कितना है हमारे पास, चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। तो मेंटल एज हमारी कितनी आ गई, 12। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 16 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको कट करोगे तो हमारे पास 75 आएगा। आप कट करके देख सकते हो, अगर किसी का आंसर नहीं आता है तो वो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को सोल्यूशन इसका दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो 75 आएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आईक्यू स्कोर्स आर जनरली डैश को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। कि जो आईक्यू के स्कोर हैं, बुद्धि लब्धांक है, सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। परफेक्टली जो है वो कोरिलेट करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस से, जो आपका आईक्यू है, कि अगर आपका आईक्यू इतना अच्छा है तो आप वैसे होंगे, या हाईली करता है, मॉडरेटली करता है, या लिस्ट करता है, ये बोला जा रहा है। तो आईक्यू स्कोर जो है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से जो है वो मॉडरेट तरीके से जो है वो कोरिलेट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि माध्यम जो है, माध्यमिक तौर पे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, मॉडरेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेटमेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एवरेज। जो मेजोरिटी बोलते हैं ना, एक क्लास होती है, क्लास में लगभग बच्चे जो है वो एवरेज होते हैं। अ फ्यू वेरी ब्राइट, कुछ ही है जो ब्राइट है, एंड फ्यू वेरी डल, कुछ है जो बहुत ही मतलब कुछ अमाउंट में है जो कि डल है। इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो ये है इंटेलिजेंस की डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बुद्धि का वितरण है कि कुछ लोग एवरेज है, कुछ ब्राइट है, कुछ डल हैं। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोला है, वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिकल रिच फैमिली एंड द अदर बाय द पुअर फैमिली। कि एक समान जुड़वा भाई है, दो बच्चे हैं, जुड़वा हैं, एक को तो हम जो है वो जहाँ पे बहुत ही अच्छा सोशियो इकोनॉमिकल रिच फैमिली मतलब है, वहाँ पे उन्होंने गोद ले लिया, और दूसरे को एक गरीब फैमिली ने गोद लिया। एक वर्ष बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देयर आईक्यू स्कोर्स। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है, क्या हो सकती है संभावना। द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर फैमिली। कि निर्धन परिवार वाले बच्चे की अपेक्षा जो रिच फैमिली में पला बड़ा हुआ है, उसका आर्थिक, उसका जो आईक्यू का लेवल है वो ज़्यादा होगा। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, कि दोनों ही इक्वल स्कोर करेंगे। द बॉय विद पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद द रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली। जो बॉय है पुअर फैमिली का, वो ज़्यादा स्कोर करेगा रिच फैमिली के कंपैरिजन में। या सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द आईक्यू स्कोर,
या जो आपकी आर्थिक फैमिली है वो आपके आईक्यू को प्रभावित नहीं करती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखो इससे कोई जो है वो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब फैमिली में हैं, अमीर फैमिली में हैं, किस फैमिली में हैं। तो दोनों का आईक्यू स्कोर जो है वो इक्वली होगा। ट्विन्स हैं वो, तो दोनों की आईक्यू के बारे में हम यहाँ पे बात करें, समान रूप से अंक जो है वो समान प्राप्त करेंगे। बाकी एनवायरनमेंट के ऊपर भी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो उनके रिच और पुअर फैमिली में होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इज डिफरेंट ग्रुप on the basis of their IQ tends to STEM and their self academic performance। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को, शैक्षणिक निष्पादन को है और उनके ये क्या करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को। हमने बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट हम जब करते हैं कि ये स्टूडेंट ये है, वर्गीकरण करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में उनके आईक्यू के तौर पे, तो उनका जो सेल्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है। तो इससे जो है उनका जो हम बात कर रहे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उनका सेल्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, घटता है, घटाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के बारे में। ये जो है हमारे पास एक इंटेलिजेंस का टेस्ट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस क्या है, क्या इसमें होता है, इस तरीके के कुछ हमारे टेस्ट हैं जैसे मैंने कहा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है, वर्बल आईक्यू का है ये, वर्बल इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, कल्चरल फ्री, नॉन ग्रुप आईक्यू या पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कल्चर फ्री होता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कल्चर फ्री है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट, तो ये कल्चर फ्री आईक्यू का टेस्ट होता है, इसमें कोई कल्चर की जो है वो बॉन्डेज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू असेस इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। बुद्धि को मापने के लिए के अलावा निम्नलिखित का विकल्पात्मक रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किस तौर पे। टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, एक प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षार्थी द्वारा लिए गए समय को हम क्या कहते हैं। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अडप्ट, शिक्षार्थी की अनुकूलन क्षमता। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अट्रैक्ट टीचर्स अटेंशन, शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने संबंधी शिक्षार्थी की योग्यता। या प्याजेशियन टास्क, या प्याजे संबंधी कार्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं कि बुद्धि को मापने के लिए किस चीज़ के अलावा एक विकल्पात्मक रूप में प्रयोग किया जा सकता है, कौन सी नहीं है। तो शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने संबंधी शिक्षार्थी की योग्यता ये जरूरी नहीं है, इसके अलावा सारी चीज़ों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बुद्धि को मापा जा सकता है। अब प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षार्थी ने जो टाइम लिया उसके थ्रू भी हम इंटेलिजेंस को माप सकते हैं कि एकदम से आंसर दे रहा है यानी कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू अडप्ट, शिक्षार्थी कैसे अनुकूल क्षमता रखता है, तो इसके थ्रू भी हम माप सकते हैं। प्याजे के जो टास्क हैं उसके थ्रू भी माप सकते हैं। ये एबिलिटी कि टीचर को कैसे अट्रैक्ट करना है, इसको नहीं, ये नहीं है इसमें, और सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो कौन सा है यहाँ पे जो यहाँ पर समर्थन करता है। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मॉरली गुड, कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा है वो नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा है वही नैतिक रूप से अच्छा होगा। सम स्टूडेंट क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाइल अदर इन द सेम क्लास डू नॉट। कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी जो है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स।
पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट कौन सपोर्ट करता है एनवायरनमेंट को, इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के डेवलपमेंट को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, ये डेवलपमेंट बच्चे के विकास को बता रहा है कि कुछ दशकों में, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में वृद्धि हुई है, यानी कि डेवलपमेंट हुई है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जो पहला बुद्धि परीक्षण था वो किसने जो है यहाँ पे कंडक्ट करवाया था, डेवलप करवाया था, किसने विकसित किया था। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास एल्फ्रेड बिने जो हैं, इन्होंने जो है वो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोल दीजिए, या आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन है, इन्होंने जो है वो टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया है। दो कार्य सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, टू फैक्टर थ्योरी, एक एस फैक्टर है और एक जी फैक्टर है। स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टर्न वर्क के बारे में बात कर रहे हैं हम। स्टर्न वर्क क्या है, इन्होंने जो है, इन्होंने भी इंटेलिजेंस के कुछ जो है हमारे पास टाइप्स दिए हैं स्टर्न वर्क के। ठीक है, ट्रायर्किक थ्योरी भी हम उसको जो है वो बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्टर्न वर्क ने दी है। ठीक है, इसके लिए भी आप जो है वो यहाँ पर इनको याद रख सकते हो, स्टर्न वर्क, ट्रायर्किक, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में बात करते हैं, एनालिटिकल और कंपोनेंशियल एक हमारे पास जो है वो टाइप आता है, क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल दूसरा आता है, प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल जो है वो तीसरा आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसके 3 टाइप्स होते हैं, ट्रायर्किक हम इसके लिए इसको कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो वैशलर है, वैशलर ने जो है इंटेलिजेंस के जो है वो कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए जो है भी टेस्ट है वो अलग अलग तौर पे, एडल्ट के लिए इन्होंने अलग टेस्ट दिए हैं, है ना, और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अलग दिए हैं। तो इस तौर पे हम जो है वो देखते हैं वैशलर के टेस्ट को। WISC टेस्ट है या WAIS टेस्ट है। ठीक है, इस तरीके के जो है वो वैशलर ने टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता ही दूँ थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि WISC एक ये इन्होंने दिया है, वैशलर के टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और WAIS टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमारे पास फॉर्म्स हैं इस स्केल में। वैशलर इंटेलिजेंस स्केल डेवलप्ड बाय डेविड वैशलर, इनका पूरा नाम है, इन्होंने जो है ये दिए हुए हैं। और 2 रूप इन्होंने हैं। जो WISC है ये हमारा जो है वो बच्चों के लिए है। ठीक है, वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, और जो WAIS है यहाँ पे अडल्ट आ जाता है। वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाती है। ओके, तो ये जो स्केल है हमारे पास, इसमें जो है आपसे कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कितने सब टेस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 11 सब टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर सब टेस्ट पूछे जाए तो 11 आ जाते हैं। दिस स्केल कंसिस्ट ऑफ 11 सब टेस्ट, और 6 सब टेस्ट हैं मेक अप द वर्बल स्केल, एंड 5 अदर कंप्राइजेज द परफॉर्मेंस स्केल। यानी कि 6 जो है वो वर्बल स्केल के बारे में बात करते हैं, उस पर हम इनको मापते हैं, और जो आपके पास बाकी 5 बच जाते हैं वो प्रदर्शन पैमाने शामिल होते हैं उसमें। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि जो IQ का कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया था। तो विलियम स्टर्न ने किया था। कब किया था? 1912 में, 1912 में किया था। ठीक है, बिने का मैंने आप लोगों को बता दिया। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी इन्होंने दिया है। टर्मन की बात करें तो टर्मन ने जो है एक चार्ट दिया है आपके पास, उस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टर्न वर्क ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अभी मैंने इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया। जो ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसके जो है वो 3 टाइप है।
ठीक है, स्टर्नबर्ग ने दिया ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। इसको समझने का हम बोलते हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, बुद्धि को समझने का एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच है। और 3 रूप इन्होंने दिए हैं। वो 3 रूप कौन कौन से थे? सबसे पहला है हमारे पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ये टाइप भी है। दूसरा आ जाता है हमारे पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये भी है। तीसरा आ जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ये भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल के जब हम बात करते हैं वहां पे देखा जाता है। तो देखो यहाँ पे कई इसके नाम भी देखे जाते हैं, जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है जिसे विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम जो है वो कॉम्पोनेंशियल, कंपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट यानी कि घटक। तो इसे विश्लेषणात्मक और घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव होता है जिसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यानी कि अनुभवात्मक बुद्धि कहेंगे। ठीक है, तीसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल को क्या कहेंगे हम यहाँ पर? कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस यहाँ पर हम इसे कहेंगे, जिसे संदर्भित बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, कोई ना कोई संदर्भ है उसके तौर पे हम इसको देख रहे हैं। तो ये इनके अनदर नेम है, समटाइम इसको भी बोला जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जी फैक्टर विच विद रेफरेंस टू इंटेलिजेंस इज। जो जी फैक्टर है बुद्धि के संदर्भ में जी कारक है, क्या है? अ फैक्टर दैट प्रिडिक्ट्स द लेवल टू विच अ चाइल्ड कैन बी ग्रूम्ड। एक कारक जो इस बात बारे में भविष्य कथन करता है कि एक बच्चा किस स्तर तक पोषित या संदर्भित किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन। द जनरल टर्म फॉर मेजरिंग मेंटल एबिलिटी, एक मानसिक योग्यता को मापने की एक सामान्य शब्दावली है। गाइडेंस नीडेड फॉर चाइल्ड टू बूस्ट हिज हर IQ, बच्चे के बुद्धि लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमने पीछे मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को बताई थी, अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुना होगा कि मैंने क्या बताया। जो जी फैक्टर है वो क्या है? एक सामान्य कारक है। तो ये मानसिक योग्यता को मापने की एक सामान्य शब्दावली है, जनरल फैक्टर है। और एस होता है एक विशिष्ट शब्दावली है, सिर्फ स्पेसिफिक फैक्टर है। तो यहाँ पे जी फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये जो है वो वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी सीरीज़ को आगे अब मैं जो है वो कंटिन्यू जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगी। देखो, TGT के जितना एग्ज़ाम होने थे वो हुए, है ना? तो उनके में कम क्वेश्चन पूछे गए थे। JBT में सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो 30-40 से ऊपर क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास पूछे जाएंगे। तो इसको जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों को जो है कोई और तरीके की कोई जो है वो डाउट है या कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।